तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ओरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 259 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग थंडर एंचेस्टर के पास ही चला गया होता है और वहां पर उससे जाकर शिकायत की होती कि देखो तुम्हारे अंदर आने वाले दो मोनार्चीज ने ऐसा कर रखा है, जिसके साथ हमें थंडर एंचेस्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वहां पर बैठा होता है। लू फेंग के जाने के बाद वो बंदा सोच रहा था कि आखिरकार वो बंदा मेरे से क्लिवरेज स्लीपिंग पैलेस के अंदर स्पाई कैसे कर सकता है और साथ में मैसेज को कैसे ट्रांसमिट कर सकता है। इसी के साथ वो थंडर एंचेस्टर यान फेंग एंचेस्टर के साथ कम्युनिकेट करने लगता है उसी तालिस्मान की मदद से। यहाँ पे वो उससे पूछता है कि आखिरकार ये यान फेंग तुम गैलेक्सी लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी के बारे में कितना ही जानते हो। अब यान फेंग एंचेस्टर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये बोलना क्या चाहता है, जिसके साथ वो पूछता कि क्या हुआ। वैसे तो मैंने लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी से कभी भी पर्सनली में जाकर डील नहीं किया है और वैसे भी जो इंफॉर्मेशन मौजूद हैं जो कि हम जानना चाहते हैं वो तो ऑलरेडी पब्लिक में अवेलेबल है। तो यहाँ पर थंडर एंचेस्टर उससे थोड़ा सा आवाज में भी धीमी सी आवाज में कहते हैं कि उसने मुझे अभी के फिलहाल में मैं सेक्लूडेड स्लीपिंग पैलेस के अंदर अपने एक्चुअल वॉइस को ट्रांसमिट किया। अब जैसे यान फेंग एंचेस्टर इस बात को सुनता है बंदे की खुद होश उड़ जाती है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जब भी ये ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर मतलब बाहर वहां पे घूमने जाते थे, ऐसे ही तलाश करते रहते थे, उनकी फाइट ऑलरेडी कई सारे बिलियंस ऑफ अदर वर्ल्ड्स के पावरफुल बीइंग से हुआ करती थी और साथ में कई सारे लो लेवल ह्यूमन क्रिएचर से भी हुआ करती थी। इसी कारण वो लोग अपने इंपॉर्टेंट पैलेस को बहुत ही सेफ्टी प्रायोरिटी पे रखते थे। इसी कारण उन्होंने अपने जो थंडर माउंटेन्स थे उनके ऊपर कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स, वेरियस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशंस ये सभी बिछाकर रख दी थी। चाहे कुछ भी हो, यान फेंग एंचेस्टर्स की बात हो या फिर थंडर एंचेस्टर की, वो फिर भी वहां पे उस पर स्पाई नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने फुल प्रोटेक्शंस रखा था। और ये बात जैसे यान फेंग एंचेस्टर सुनता है उसकी तो हालत ऐसे ही खराब हो जाती है। वो कहता है कि जरूर उसके पास कोई एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर हाथ लगा होगा। तो इसे सुनकर अपना थंडर एंचेस्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई टॉप टायर सीक्रेट ट्रेजर इन्फिनाइट स्पेस में से मिली है। अब देखो इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी में से ही वैसे कोई ट्रेजर्स मिल सकते हैं क्योंकि वहां पे जितने भी ट्रेजर्स 1 लाख पॉइंट्स के वर्थित होते हैं वो बाहर की ओरिजिन वर्ल्ड की दुनिया में काफी ज्यादा फेमस होते हैं। जैसे सेमी ह्यूमन बीइंग्स को देख लो, वो भी काफी ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर्स होते हैं और बाकी और ट्रेजर्स उन सबको ऑब्टेन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में हमें एम्परर मिंग के बारे में बताया जाता है कि एम्परर मिंग ने अपने उसी स्पेस के अंदर 1,10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक्यूमुलेट किए थे जो कि उसे अपने स्पिरिचुअल विल पावर्स के गॉड किंग लेवल्स के बियॉन्ड ले जाने पर 1 लाख पॉइंट्स मिले थे। लेकिन उसकी जो ग्रेट डॉ ऑफ फाउंडेशंस होती है वही उसकी रियलम थी, मतलब रियलम उसकी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी उसने 1,10,000 पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर लिया था। और जैसा ही एम्परर मिंग के पास वो 1,10,000 पॉइंट्स आते हैं वो बिना किसी हेसिटेशन के एक इनहेरिटेंस को एक्सचेंज कर लेता है जो कि उसके लिए मोस्ट सुटेबल पार्ट रहता है। और जो पॉइंट्स बचे जो कि ऑब्वियसली 10,000 बचे उससे वो 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स के ट्रेजर्स तो खरीद ही नहीं सकता है। एम्परर मिंग के लिए उसके लिए बात करें तो उसके लिए इनहेरिटेंस सबसे ज़्यादा सुटेबल रहती है क्योंकि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी डॉ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी बाकी बंदों के मुकाबले। यहाँ तक कि उसे टॉप टायर गाइडेंस इनहेरिटेंस को समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ करती थी, इसलिए वो अपने प्रोटेक्शंस को छोड़कर सबसे पहले अपने डॉ को सीखना चाहता था ताकि वो उसमें और भी अच्छा हो सके, क्योंकि सबसे पहले उसे इसी सब पे फोकस करना, क्योंकि एक बार वो डॉ में ब्रेक थ्रू कर गया फिर से उसे पॉइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन आखिरकार वो इनसाइड ट्रेजर्स का अचार डालेगा, भले ही उसको अभी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में ही रहना है, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल
होता है, इसलिए उसने सबसे पहले इनहेरिटेंस को ही चूज किया होता है और उसने इनहेरिटेंस में भी हेनियन ब्लड लाइन को चूज किया था प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि उसकी जो ग्रेड डॉ की कंप्रीहेंशन है वो काफी ज्यादा कंपेटेबल हो जाए। जिसके साथ ये भी बताया जाता है कि एम्पर मिंग अल्टीमेट रियलम में नहीं पहुंचा था, लेकिन 1-to-1 कॉम्बैट की बात करें तो एम्प्रेस और मोनार्सिस को मोस्टली मार सकता है। अब देखो अल्टीमेट रियलम के बाद आती है एक ट्रू अल्टीमेट रियलम, जो कि असल में फाइनल फॉर्म होती है गॉड किंग की। और ये जो अल्टीमेट रियलम कहा जा रहा है वो समझ लो तो उन सारे लेवल्स को कहा जाता है जिसमें एम्प्रेस और मोनार्सिस आते हैं। तो समझ लो तो वो एक तरह से अल्टीमेट रियलम के हर एक बंदे मोनार्सिस हैं, लेकिन वो ट्रू अल्टीमेट रियलम पे नहीं पहुंचे हैं। तो यही कंफ्यूजन है, तो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब देखो थंडर एंसेस्टर्स भी उन सभी टाइम में अपने लिए टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर चुका था। यान फैंग एंसेस्टर की बात करें तो उसने बियरली 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट से भी एक्सीड किया होगा, इसलिए उसने भी अपने इनहेरिटेंस को ही चूज किया। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा कि ये दोनों एंसेस्टर के पास भी कुछ 1-1.5 लाख पॉइंट्स के आसपास थी। मतलब कैसे हो सकता है, ये लोग यार बहुत अरसों से फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा से बिलोंग करते, क्या उनके पास इतनी टैलेंट नहीं थी कि क्या वो इतनी ज्यादा पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर दे, क्योंकि लू फेंग अकेला ही 2 लाख पॉइंट्स तक को एक्यूमुलेट कर चुका है और उसने इसी के साथ कई सारे ट्रेजर्स जैसे कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को भी एक्सचेंज कर लिया होता है और शायद इन्हें उसके बारे में नहीं पता होगा। जिसके साथ वो बंदे कहते हैं आगे कि मैंने सुना है, मतलब यान फेंग एंसेस्टर्स कहता है कि मैंने सुना है कि जो भी मोस्ट टॉप टायर ट्रेजर्स होते हैं उन्हें इन्फिनाइट स्पेस से लाया जा सकता है, लेकिन ये भी है कि जो मोस्टली ट्रेजर होते हैं उसे हम ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर ले ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और जिन्हें हम बाहर ले जा सकते हैं तो वो जनरली प्रैक्टिशनर ले ही नहीं जाते। मतलब कि आपका ट्रेजर्स बाहर ले जाने लायक हो या फिर ना हो, प्रैक्टिशनर्स बाहर ले ही नहीं जाते, क्योंकि बाहर ले गए तो यार गैंग बैंग हो जाएगा। समझ सकते हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि सीक्रेट ट्रेड्स को बाहर की दुनिया में ट्रेड भी किया जा सकता है, जो कि जनरली टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स रिवॉर्ड पॉइंट जितने हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज करने की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, और अगर एक्सचेंज करने की बात भी हुई तो वो इन दोनों एंसेस्टर्स को घंटा इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया के बाहर ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदे मौजूद थे। अब इन सारी चीज़ों को वो लोग सोच रहे होते और कहते कि हो सकता है कि ऐसा ही कुछ, और वो आपस में बात करने लगते इन्हीं सब के बारे में। इसके साथ थंडर एंसेस्टर थोड़ा सा ईची फील करते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, ऐसे ट्रेजर्स जनरली हमारे ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर ले जाना प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे हम ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर भी गैलेक्सी लॉर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो तो ट्रूली एनवियस है। कंपेयर किया जाए स्पेशल लाइफ फॉर्म रिमेंस की और सीक्रेट टेक्निक जो कि युवान के द्वारा छोड़े गए होते, वो ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट जितने ट्रेजर्स के वर्थ रखते हैं, और यहाँ पे इस इराज में उसका इमर्जेंस हो पाना काफी ज्यादा रेयर होता है। मतलब कि ये समझ लो कि ये आखिरी इरा है ओरिजिन कॉन्टिनेंट का खत्म होने का, और यहाँ पे आप लोग ये समझ लो कि हर एक यूनिवर्स का 3 इराज आता है। जैसे यूनिवर्स ओरिजिन यूनिवर्स के भी देख लो तो उसके भी 3 रीइंकार्नेशन आए थे। लू फेंग थर्ड रीइंकार्नेशन इराज में जन्म लिया था। उसी के साथ ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो भी 3 रीइंकार्नेशन इराज के फेजेस में बिलोंग करता है, और अभी वो आखिरी फेजेस में जहाँ पे डिस्ट्रक्शन आने वाला होता है। यान फेंग एंसेस्टर कहते हैं कि जबकि उसने अपने इस मेथड को ओपनली रिवील करने की कोशिश की है, तो हमें ये डर है कि वो हम उस पर आंखें बनाकर रख सकते हैं। मतलब वो कहना चाहता है कि देखो मैं छुप कर नहीं रहूंगा, तुम चाहो तो मेरी और आंख लगाकर देख सकते हो, मतलब स्पाई कर सकते हो। लेकिन क्या कर सके, उनके पास भी उतना कोई चारा नहीं होता, क्योंकि लू फेंग सच में अपनी टेरिफाइंग पावर को उन सबको दिखा दिया होता है। इसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि देखो तुम इन सब चीजों को अपने से समझो। अब यहाँ पे बात करने लगता, और यहाँ पे यान फेंग एंसेस्टर अपने थंडर एंसेस्टर से पूछता कि आखिरकार वो बंदा आया ही क्यों था। तो थंडर एंसेस्टर वो सारी चीजें बता देता है कि कैसे ये बाइमो और लैंड डुओ के कारण हुआ था। अब यान फेंग एंसेस्टर जैसे ही कहानी को सुनते हैं उन्हें भी समझ में आ जाता है कि जो बात उन्होंने लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी के बारे में सुना था कि कैसे उन्हें एविल से काफी ज्यादा नफरत है, तो ये तो सच साबित हुई। वो यहाँ पे बाइमो
और लैंडुओ को मारना चाहता है, क्योंकि उन्होंने थंडर माउंटेन्स के अंदर इतने सारे क्राइम किए हैं। लेकिन जबकि वो थंडर माउंटेन के अंदर रह रहे थे तो लॉर्ड ऑफ गैलेक्सी उन्हें मार नहीं सकता है, इसलिए उसने तुमसे कहा उन सबसे डील करने के लिए। अब थंडर एंसेस्टर भी उससे पूछता है कि क्या मुझे इसे खुद से हैंडल करना चाहिए, अगर वहां पे वो नहीं मार सकता तो क्या मैं उन सबको मार डालूं। तो यान फेंग एंसेस्टर कहता कि देखो डिसीजन तुम्हारा है, अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो यहाँ पर उसे मार दो, अगर तुम उसे मार दोगे तो वो गैलेक्सी किंगडम का लॉर्ड तुम्हारे ऊपर अपने फेवर को मानेगा, अगर तुम उसको नहीं मानोगे तो हो सकता है कि वो तुमसे वेंजफुल मतलब बदला लेने की भी कोशिश करे, वो इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं है। अब थंडर एंसेस्टर हंसते हुए कहता कि हाँ तुम सही हो, डिसीजन तो मेरा है। जिसके साथ हमें थंडर माउंटेन के एंशिएंट ग्रैंड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बाकी के जितने भी मोनार्चेस मौजूद होते, जो कि 8 मोनार्चेस होते, वो सभी लू फेंग के सामने झुके हुए होते हैं, मतलब लू फेंग थंडर एंसेस्टर के सामने झुके हुए होते हैं, जहाँ पे उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने सर को ऊपर उठाकर अपने एंसेस्टर की तरफ देख सके। अब थंडर एंसेस्टर उन सब की तरफ अपनी निगाहों से देखने लगता है, उसके अंदर काफी ज्यादा इमोशन चल रहे होते हैं जो कि अपने लू फेंग के प्रति ही होते हैं। उसके मन में डर भी होता है, गुस्सा भी होता है, डिससेटिस्फेक्शन भी होता है और जेलसी भी होता है कि आखिरकार उस बंदे के पास इतनी पावरफुल ट्रेजर्स आ कैसे गए। लेकिन बात करें इन सारे नील डाउन हुए मोनार्चेस की तरफ, तो वो उन सब की तरफ थोड़े से भी इमोशंस को दिखाई नहीं रहा था, क्योंकि असल में बात करें तो ये मोनार्चेस अपने एंसेस्टर के सिर्फ कठपुतली जैसे हैं। यहाँ पे हमें थंडर एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो बाइमो और लैंडो से क्या था कि क्या तुम दोनों अपने क्राइम्स को एडमिट करते हो जो तुमने किए हैं। अब यहाँ पे लॉर्ड बाइमो और लॉर्ड लैंडो उन दोनों की दिल कांप उठती है कि आखिरकार इनके एंसेस्टर क्या ना क्या चाहते हैं, और वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात ये होती है कि उन्होंने ये क्राइम जो किया था लोगों को मारकर डिवोर करना, तो इतनी भी बड़ी क्राइम नहीं होती, क्योंकि वो एंसेस्टर्स को काफी लंबे अरसे से जानते आ रहे थे। यहाँ तक कि मोनार्चेस भी यहाँ पे ऑर्डिनरी गॉड किंग के मौत पे उतना रिएक्ट नहीं करते, उनका केयर करते ही नहीं है। बात करें थंडर एंसेस्टर की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं होती कि तुम कितनों को ही मार लो, बिलियंस ट्रिलियंस को डिवोर कर लो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे वो दोनों कंफ्यूज हो चुके होते हैं और यहाँ पे ये भी वो सोच रहे होते कि यार आखिरकार कैसे हो सकता है कि काउंटलेस बेंग्स को मारने के कारण क्या हमारे एंसेस्टर ऐसे कहेंगे, क्योंकि ये जब तक वो कत्लेआम मचाते रहेंगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तब तक कि इंटायर किंगडम के फेथ किस्मत पे कोई बात ना आ जाए। एंसेस्टर इतने ज्यादा लेजी होते कि वो इन सब के बारे में सोचते भी नहीं होते हैं। माना कि उन्होंने यहाँ पर प्लंडर करने की कोशिश की, वाइल्डनेस के 120 एरियाज के बंदों को पूरी तरह से मिटा दिया था, लेकिन कुछ ही टाइम में वो फिर से रीपॉपुलेट कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ पे सोचने लगते और अपने एंसेस्टर उन दोनों से कहते कि क्या तुम अपने क्राइम को कॉन्फेस करते हम। लॉर्ड बाइमो और लॉर्ड लैंडो उनके मन में कई सारे कयास आ रहे थे, लेकिन वो इस समय झूठ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ पे झूठ बोलते, अगर वहां पर रिफ्यूज करने की कोशिश करते तो एक ही झटके में उन्हें राख में बदल दिया जाता और कॉन्सिक्वेंस इतना ज्यादा था कि वो सोच भी नहीं सकते थे, उनके पास रेइनकार्नेट करने का भी शायद मौका ना मिल पाता। इसके साथ वो दोनों भी अपने क्राइम को कन्फेस कर लेते हैं, जिसके साथ एंसेस्टर से कहता कि जबकि तुमने अपनी गलतियों को मान रखा है तो आज के दिन तुम्हें इस वक्त से तुम्हें टियानजू रियलम के अंदर जाना है, वहां पर जाके तुम्हें स्पेशल लाइफ को ऑब्टेन करना या फिर किसी नेचुरल ट्रेजर को एक्वायर करना है। अगर तुम इसको पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के एनिहिलेशंस को फेस करना पड़ेगा और तुम भी मार जाओगे। बाइमो और लैंडो ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें वहां पे जाकर ट्रेजर लाना है, अगर हमें ट्रेजर नहीं मिला तो हम दोनों मारे जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे वो दोनों मरने के बाद भी रीइनकार्नेट करते, लेकिन फिर भी जब ओरिजिन कॉन्टिनेंट का तबाह होने का टाइम आता फिर भी वो मारे जाते। अब लेकिन वो सब भी मना नहीं करते और कहते व्हाइट डेमन लॉर्ड लैंडो कि हम लोग इसको करने को तैयार हैं। अब यहाँ पे उनके पास कोई और चारा बचता ही नहीं। इसके साथ थंडर एंसेस्टर उन दोनों की तरफ घूर कर देखते हैं और साथ में वहां पे अपने थ्रोन पर से गायब होकर निकल पड़ते हैं, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये भी होता है कि वो उसे मारना नहीं चाहते हैं। मतलब जो थंडर एंसेस्टर होता है वो उसने अपने इन दोनों मोनार्चेस को अच्छे से कल्टीवेट किया था, वो इनको टूल्स की तरह यूज करना चाहता था। आखिरकार वो इन्हें इतनी आसानी से कैसे ही
मार सकता था। नेचुरली वो इनके एबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकता था, इसलिए वो इन सब के एबिलिटीज को यूज करके अपने लिए स्पेशल लाइफ रिमेन्स को पाना चाहता था। अगर उसको पा लिया तो ये उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये कि नेट सीक्रेट ट्रेल्स के पीस को पा पाना भी ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए वो उनको मारने के बजाय उन सबको ये टास्क दे दिया कि देखो तुम्हें ये करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो वैसे भी तुम मरने वाले हो। लेकिन क्या क्या लू फेंग को ये चीज़ पसंद आएगी? क्योंकि लू फेंग उन सबको मरा हुआ देखना चाहता था, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है बाइमो और लैंडो को, जहाँ पे वो दोनों उसी बॉर्डरलैंड्स पे प्लंडर करने की कोशिश करने लगता है। अब जबकि वो दोनों बात करने लगते और कहते हैं कि तुम सब ऐसे किए हो। अब देखो वहाँ पे 8 मोनार्चिस थे, 2 तो गिल्टी पाए गए होते और 6 मोनार्चिस जो होते हैं वो उन दोनों को भला बुला कहने लगे थे कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा रेकलेस बन रहे थे। कोई भी मोनार्चिस एक दूसरे पे सिंपैथी दिखाता है नहीं। बाइमो और लैंडो भी कुछ नहीं कहते और ग्रैंड हॉल से निकल पड़ते। जिसके बाद हमें युवांग सिटी स्टार टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से सारी चीजें देख रहा होता है। उसका ऑब्जर्वेशन से वो डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम में देख सकता है, मतलब कि वो एक साथ कई सारे वर्ल्ड्स के अंदर देख सकता है। लू फेंग इजली वहाँ के पास्ट और प्रेजेंट्स और फ्यूचर, मतलब कह सकता है कि वैसा ही कुछ देख सकता था। वहाँ के पैसेज को देख सकता था, वहाँ पे मार कर सकता था, मतलब कहीं भी लू फेंग अभी आंख ताक झांक सकता था। क्योंकि लू फेंग थंडर एंचेस्टर जैसी जगह पे देख चुका था, तो बाकी सारी जगह की बात ही छोड़ दो। अब यहाँ पे लू फेंग ने ऑलरेडी उन सबको देखने लगा था। लू फेंग की जो कैपेबिलिटी थी थर्ड आई की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लू फेंग अपने डाउ को मास्टर्स करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने लगा होता है। उसकी जो हायर लेवल ऑब्जर्वेशन एबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लू फेंग अभी भी एंचेस्टर और यानफेंग, मतलब थंडर और यानफेंग एंचेस्टर्स को ट्रेस कर पा रहा था। लू फेंग उन सबके ग्लिम्स को देख पा रहा था। ऑफ कोर्स वो उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, लेकिन लू फेंग कर भी क्या सकता था। लेकिन इसके साथ लू फेंग उन सबको देख रहा होता है। लू फेंग को पता चल जाता कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या। वो थंडर एंचेस्टर्स के उन्हीं सारे मोनार्चिस को देखता है जो कि ग्रैंड हॉल में मौजूद होता है। लू फेंग को जब पता चलता है कि वो सब टियांजू रियलम में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें फोर्स किया गया है कि वहाँ पे उन्हें स्पेशल लाइफ फॉर्म्स या इनेट ट्रेजर्स को ढूंढना है। और यहाँ पे लू फेंग इस बात से ज़्यादा गुस्सा था कि उसने उस थंडर मोनार्च ने उनके सब ऑर्डिनेट स्टॉक को एक को भी पनिश नहीं किया था। क्योंकि लू फेंग ने प्रीवियसली ये जी चुन गॉड किंग के मेमोरीज में देखा था कि कैसे वहां पे लॉर्ड लैंडो ने काउंटलेस बेंग को उसके आंखों के सामने निकल गया होता है, अपने बड़े से मुंह खोलकर डिवोवर कर चुका होता है। लू फेंग उस नज़ारे को देखकर ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों बंदे को मार कर ही रहेगा, लेकिन उसने वहां पर थंडर माउंटेन के प्रोटेक्शन की वजह से वहां पे उस पर अटैक नहीं किया। वहां पे इसलिए उसने थंडर एंचेस्टर से कांटेक्ट करके बात की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किया क्या, उन सबको भेज दिया जिंदा रहने के लिए, ट्रेजर्स भेजने के लिए, जिसकी कारण लू फेंग कहता चलो भूल जाओ। अब लगता है कि मुझे ही खुद से करना पड़ेगा, मुझे किसी और पर रिलाई होने की जरूरत नहीं। वो अपने से करना चाहता था, वो कॉन्फिडेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी लू फेंग कहता कि मुझे अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्यूचर्स की भी पड़ी है, क्योंकि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में और भी पावरफुल बेंग्स आने वाले हैं। इसके कारण कोई भी रेकलेस तो नहीं कर सकता है, वो ऐसे ही किसी डिवोवर लिविंग बींग्स को डिवोवर नहीं कर सकता। लू फेंग क्या था कि इस बार तो मैं ऑल आउट जाने वाला हूं, मैं किसी भी कीमत पे उन दोनों को मार करूंगा। इसके साथ हमें सीन चेंज कर 2 फिगर्स को दिखाया जाता है जो कि टियांजू रियलम के वन ऑफ द एक सीक्रेट पैलेस के अंदर एंटर करते हैं। और वहां पे लॉर्ड लैंडो अपने दूसरे बंदे से कहता कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम्हारी इंस्टिगेशंस, तुम्हारी कहने की वजह से मैंने तुम्हारा साथ दिया। किसने सोचा था कि इस वक्त तो हम एंचेस्टर्स के गुस्से का भी प्रोवोक कर देंगे, उनका भी सामना करना पड़ जाएगा। तो बाइमो कहता कि देखो तुमने ही सारे बेनिफिट्स ले लिए हैं और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो वहां पे वो कहता है एटलीस्ट लॉर्ड लैंडो तुम्हारे पास तो एक क्लोन भी मौजूद है थंडर माउंटेन में, मेरे पास तो एक क्लोन भी नहीं है। मैं अपनी रियल बॉडी से टियांजू रियलम के डेप्थ में जाने वाला हूँ। अब यहाँ पे वो कहता कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट एक्सटेंशन में भी जाने वाला है। अगर मैं ट्रेजर्स को नहीं खोज पाया तो वैसे भी मैं मारा जाऊंगा, ये सही है ना। अब लॉर्ड लैंडो ऐसा नहीं चाहता था, मतलब कौन नहीं चाहता है कि वो हमेशा के लिए जीवित रहे, कौन ही मरना चाहता था।
और वो एक मोनार्च था, तो ऑलरेडी उसकी भी ख्वाहिश थी कि वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर जाके वहाँ पे अपनी फिर से लाइफ को शुरुआत कर, मतलब और भी जिंदा रहे। तो बाइमो कहता है कि देखो, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि तुम बिलियंस ऑफ लाइफ्स को प्लंडर करो, बिलियंस ऑफ लाइफ को डिवोवर करो। और इसके साथ वो बात करते करते टियांजू रियलम में एंटर करते हैं। वो अभी टियांजू रियलम के एंट्रेंस पे ही होते हैं, जहाँ पे दोनों एंशिएंट नेशंस के गार्डियंस मौजूद होते हैं। और वहाँ पे उनके गार्डियंस में से एक यांग फेंग एंशिएंट किंगडम्स में से एक और बंदा होता है, जो कि कोई नहीं अपना लू फेंग मौजूद था, क्योंकि लू फेंग को ऑलरेडी यहाँ पे पनिशमेंट के रूप से यहाँ पे भेजा गया होता है, क्योंकि लू फेंग ने टास्क नहीं किए होते, तो इसी कारण लू फेंग को आसान सा टास्क दे दिया जाता है। यहाँ पे बाइमो और लॉर्ड लैंडुओ की नजर लू फेंग पे जाती है, जहाँ पे वो कहते कि वो तो लुओ ही गॉड किंग है। वो सब इतना ज्यादा लेजी हो चुके थे कि वो अपने लू फेंग पे ध्यान ही नहीं देते। उनका मूड भी काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था और वो सेकेंड लेवल ऑफ गॉड किंग के बंदे के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता कि उन सब की नानी दानी याद दिलाने वाला यही बंदा है, लेकिन अभी वो जानते तो नहीं थे। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो उस टियांजू रियलम के डेप्थ में चले जाते हैं। लू फेंग वहां पे बैठा होता है और वहां पे सारी चीजों को देख रहा होता है। क्या था, फाइनली वो दोनों वहां पे आ चुके हैं। और इसी वक्त हमें युवांग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ से ओपन आंखों को करके देखता है और वो कहता कि फाइनली टियांजू रियलम में वो आ चुके हैं, मतलब आ चुके हैं। तो ऐसा समझ सकता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला। और एक ही स्टेप में लू फेंग टियांजू रियलम के एंट्रेंस पे आ जाता है और सेकंड स्टेप में वो अपना लू फेंग एंशिएंट कंट्रीज का फॉर्मेशंस को तोड़ते हुए फोर्सफुली अंदर घुस जाता है, मतलब टियांजू रियलम के अंदर घुस जाता है। वो बाइमो लॉर्ड और लॉर्ड लैंडुओ के सामने अपीयर हो जाता है। मतलब लू फेंग को वहां अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी लू फेंग उन दोनों को मारने के लिए यहाँ पे पहुंच जाता है और उसके सामने एक सिल्वर रॉक में गोल्डन फिश वाला बंदा अपीयर हो जाता है। और जैसे वो दोनों बंदे अपने लू फेंग को देखते रहा, बंदों की फट जाती है। मतलब यार वो बंदे इतना ज्यादा डर जाते कि क्या ही किया जा सकता है, उनको समझ नहीं आ रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, जैसा मैं देख रहा हूँ कहीं यहाँ फिर से यहाँ पे कुछ फाइटिंग सीन्स ना काट ले, क्योंकि अगर नेक्स्ट एपिसोड में होता हम दो नेशन एंसेस्टर्स की फाइट और लू फेंग में फाइट देखने वाले, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।